आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी लेखिका आर.एन. सोनिया द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के सारे राइट्स लेखिका के पास सुरक्षित हैं। ये कहानी YouTube पर पहली बार अपलोड की गई है। अगर ये कहानी कहीं और प्रकाशित हुई तो उसको नियमों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप आपके चैनल पर कॉपीराइट भी आ सकता है। तो कृपया करके इस कहानी को चोरी करने की कोशिश ना करें। 20 साल पहले मैंने बीए के फाइनल के एग्जाम्स दिए ही थे कि बुआ के यहाँ से शादी का निमंत्रण आ गया। बुआ की जेठानी के बेटी की शादी का। तो उत्तराखंड जाने की तैयारियां घर में जोर शोर से चलने लगी। मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ एग्जाम्स का हैंगओवर था, तो इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं था, वो भी शादी अटेंड करने का। तो बस मैंने भी सबके साथ मिलकर खूब शॉपिंग की। दादा दादी, पापा मम्मी और छोटी बहन जिसने अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। हम 6 सदस्यों का परिवार है। दादा दादी मेरठ से एक हफ्ता पहले ही आ चुके थे। हमारा छोटा सा परिवार सुखी परिवार था, लेकिन कभी कभी दुखी परिवार भी बन जाता था जब छोटी बहन निकी और मेरा झगड़ा होता था। झगड़ा इतना ज़बरदस्त होता था कि लगता था आज से बस जीना मरना खत्म हम दोनों का। पापा मम्मी भी हमें चेतावनी दे डालते कि आज के बाद अगर दोनों को बात करते देखा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। निकी और मेरी कभी बनती ही नहीं थी। 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा हम दोनों के बीच में। कभी कभी जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो उसके बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल उसके हाथ में होते थे। खेलते भी बचपन में साथ ही थे, लेकिन खेल खेल में भी झगड़ा होना अनिवार्य था। एक बार दिवाली पर हम दोनों का आपस में बहुत प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम अच्छे से तैयार होकर पहुंच गए फोटो स्टूडियो फोटो खिंचवाने। क्या मस्त फोटो आई थी दोनों की। खुशी खुशी हाथों में हाथ डाल घर आए, खेले कूदे, मस्ती की और सो गए। कुछ दिन तक प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मम्मी गोभी के पराठे बना रही थी। अब एक पराठा एक ही बार में बना सकती थी मम्मी, तो मैंने ले लिया। पहले निक्की बोली मुझे दे पहले। उसने मेरी प्लेट से पराठा उठाकर अपनी प्लेट में डाल लिया। मैंने फिर से उसकी प्लेट से उठा लिया तो उसने मुझे बहुत तेज चूटी काटी। मेरी चीख निकल पड़ी। मम्मी किचन से ही चिल्ला उठी। फिर शुरू हो गई दोनों, अभी आती हूँ, अभी ठीक करूँगी दोनों को। मैं भी निक्की के बाल खींचकर भाग गई। वो भी चिल्लाकर मेरे पीछे भागने लगी। जब मैं उसके हाथ नहीं लगी तो वो अंदर कमरे में गई और जो फोटो हमने खिंचवाई थी मुझे दिखाकर बीच से फाड़ डाली। अपनी अलग और मेरी अलग कर डाली। मेरी आंखें फाड़ कर उसे घूरने लगी। मैं उसे एक प्यारे से नाम से संबोधित करती थी, जिसे सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे बोला बत्तख। रात के 12 बजे मरेगी तू। असल में उसकी चाल थोड़ी बत्तख की तरह है, तो मैंने उसका नाम बत्तख रखा हुआ है। लेकिन इतना अच्छा नाम देकर भी भला वो कैसे मुझे अपना दुश्मन समझ सकती है? आप लोग ही फैसला कीजिए। आप सभी ने तो बत्तख देखी होगी ना, इतनी प्यारी चाल होती है उसकी, मटक मटक कर चलती है। लेकिन बत्तख तो इतना सुनते ही घोड़े की तरह बिदक उठी और मेरे पीछे भागने लगी। तभी पापा की एंट्री हुई और हम दोनों भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में जा बैठे। तो ये तो था हमारे बचपन के झगड़े का दृश्य। अब जब थोड़ा बड़े हुए तो झगड़ा भी थोड़ा बड़ा वाला हो गया। अब झगड़ा होता है तो कई कई दिन बोलचाल बंद हो जाती हैं। अभी फिलहाल उत्तराखंड जाने की खुशी में निकी भी बहुत खुश थी, अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। तो झगड़ा छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन कितने दिन की छुट्टी पर था और कब आएगा इसकी सटीक जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब तक छुट्टी पर था तब तक की मौज मना ली जाए। बस फिर क्या था, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। अगले दिन हमें निकलना था, लेकिन हमारे घर की एक खास बात यह है कि जब भी हम बाहर जाने वाले होते थे तो कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आनी थी। घबराइए नहीं, कोई बड़ी खतरनाक वाली अड़चन नहीं, पड़ोसन वाली शंकु आंटी वाली अड़चन। जब भी हम कहीं बाहर जाने के लिए घर से बाहर निकलते तो हमेशा आकर कुछ न कुछ मांगती। राय साहब, आप अपनी बहन के यहाँ शादी में जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें गैस सिलेंडर दे दीजिए। ऐसे ही तो रखा होगा ना आपका? मम्मी ने कहा कि आपने पिछली बार हमारा मिक्सर ग्राइंडर लिया था और अब आप गैस सिलेंडर मांग रही हैं। हाँ लिया था मिसेस राय, लेकिन आते ही दे भी तो दिया था ना।
लेकिन गैस सिलेंडर कोई देने की वस्तु तो है नहीं। दादी ने कहा तो पापा ने मम्मी और दादी के सामने उनके साथ बहस करने से मना करने का इशारा किया। तो दादाजी ने भी कहा कि चलो कोई नहीं, ये सब तो पड़ोसी में चलता रहता है, जब ये कहीं जाएंगे तो हम इनका ले लेंगे, है ना शंकु बहन जी। तो आंटी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ गर्दन हिला दी। दरअसल पापा की एक आदत है कि अपना सामान एक बार ही किसी के मांगने पर पकड़ा देती है। कहते हैं पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो पापा ने सिलेंडर बाहर रखा और घर लॉक किया और चल दिया हम अपने सफ़र की ओर। हम लोग बस से जाने वाले थे तो बस में बैठ गए। निक्की और मैं एक साथ बैठने वाले थे। दोनों की ही बहस शुरू हो चुकी थी, दोनों को एक विंडो में बैठना था। तो ये तय हुआ कि पापा के साथ मैं और मम्मी के साथ निक्की बैठेगी और दादाजी दादी अपनी सीट पकड़ चुके थे। हम सब बैठ चुके थे, बाकी पैसेंजर्स भी बैठ चुके थे। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। मन बड़ा ही खुश था सोच सोच कर कि शादी में पूरी मस्ती करनी है, जमकर डांस करना है विनय भैया की शादी में। सोच सोच कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी मैं। पिछली बार जब बुआ के यहाँ गई थी मेरी मस्ती अधूरी रह गई थी, क्योंकि हम केवल 3 दिनों के लिए ही उत्तराखंड गए थे। इस बार छुट्टी होने की वजह से शादी में पूरे 1 हफ्ता पहले जा रहे थे और 1 हफ्ता बाद में रुकने का प्रोग्राम था। तो बस इस बार तो धमाल मचाना है। 20 साल पहले फ़ोन का इतना चलन तो था नहीं, तो बस सफ़र कुदरत का नज़ारा देखते हुए गुजरता था। अब तो मैं खुद भी उत्तराखंड जाती हूँ तो आधा सफ़र तो फ़ोन पर ही गुजर जाता है। लेकिन जो बात पहले थी वो अब नहीं है। पहले सफ़र का भरपूर आनंद लिया जाता था, अब तो रो रो कर सफ़र पूरा किया जाता है। अब सफ़र भी काफ़ी लंबा था तो मम्मी ने अचार पराठे साथ लिए हुए थे। कुछ घंटों बाद सभी को भूख लगने लगी तो सबने अपनी भूख मिटाई। सफ़र का आनंद तब और दुगना हो जाता है जब अपने मनपसंद गाने सफ़र में सुनने को मिल जाए। एक अलग ही फीलिंग मन में उमड़ आती है। तो बस क्या था, बस में गाने चल पड़े। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाह क्या गाना था, सुनकर मन और ज़्यादा खुश हो गया। दिव्या भारती मेरी पसंदीदा अभिनेत्री थी और यह फिल्म और ये गाना तो मेरे दिल का सुकून था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद पापा ने मुझे जगाया तो हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे। अभी तो इतना ही सफ़र और बाकी था, लेकिन मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। बस वहाँ कुछ देर के लिए रुकने वाली थी। हम सब बस से नीचे उतर गए और एक आश्रम में विश्राम करने लगे। वहीं हमने खाना पीना किया। अभी तक तो प्लेन था, लेकिन अब बस ऊपर जाने वाली थी चढ़ाई पर, क्योंकि टिहरी गढ़वाल काफ़ी ऊपर जाकर था। तो सोच सोच कर मन खुश भी था और दुखी भी। अब तक तो सफ़र का पूरा आनंद लिया, अब आगे ना जाने सफ़र कैसा कटेगा। बस इसी सोच के साथ फिर से बस में बैठ गए। अब शुरू हुई चढ़ाई। ऊपर पहाड़ों में जाना इतना आसान भी नहीं होता है। बस चलने के कुछ देर बाद काने भी चलने लगे तो जैसे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। गाने के साथ मैं भी गुनगुना रही थी और खिड़की के बाहर देखते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही थी। तभी पीछे से निकी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। देख अनु, देख बादल कैसे उड़ रहे हैं। हाँ वाओ, मैं भी यही देख रही हूँ, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आज निकी अच्छी मूड में थी, शायद सुंदर प्रकृति का असर था उस पर। अब हमारा सफ़र पूरा होने को था, लेकिन मुझे ऊपर जाने में यही सबसे बुरी बात लगती है कि चढ़ाई करते करते कान ठप हो जाते हैं। ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे कान का पर्दा ही फट चुका हो और दिमाग भी हैंग हो जाता है। खैर अब तो आ ही चुके थे, थोड़ा और सफ़र बाकी था, चलकर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा कानों का मामला। तो हम पहुंच गए थे। अब हम बस से उतर चुके थे। कुछ ही दूरी पर बुआ का घर था। जैसे ही बुआ के घर पहुंचे अपने भाई भाभी भतीजों को देखकर बुआ खुशी से उछल पड़ी। कितनी देर तक मेल मिलाप चलता रहा। बुआ की जेठानी और विनय भैया बाकी सब घर वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए और सफ़र का सफ़रनामा जानने लगे।
ये सब होने के बाद सबसे पहले हम सब फ्रेश हुए, नहा धोकर खाना पीना किया और आराम करने लगे। इतने दूर का सफर करके थक गए थे तो सबको नींद आ गई। शादी का घर था, तैयारियां चल रही थी तो हम सब नींद से जागकर तैयारियां देखने लगे और बाकी तैयारी में सबका हाथ बटाने लगे। 6 दिन बाद ही तो बारात जानी थी तो घर में खूब रौनक फैली हुई थी। अभी केवल बुआ की छोटी ननद आई हुई थी, बाकी मेहमान 1-2 दिन पहले ही आने वाले थे। सुबह से शाम, शाम से रात, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। शादी का दिन नज़दीक आने लगा तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में एक दुविधा थी जो अब तक मैंने अपने आप से छुपाई है। वो ये थी कि मालूम नहीं पापा मम्मी मुझे बारात में जाने की परमिशन देंगे भी या नहीं। बारात यमुनोत्री जाने वाली थी और पापा मम्मी का इरादा बारात में जाने का नहीं था, तो वो घर पर ही रहना चाहते थे। तो पता नहीं मुझे जाने देंगे या नहीं, क्योंकि वो दोनों मुझ पर यकीन नहीं करते थे। मैं उनकी अच्छी वाली बेटी नहीं थी ना। मैंने काम ही ऐसा किया था कि कोई भी माता पिता का अपनी बेटी से भरोसा उठ जाए, तो वो मुझे अपने साथ साथ ही रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पापा मम्मी जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे फिर से उनका दिल नहीं दुखाना है। बस यही सोचकर काम में लगी रही। सभी मेहमान आना शुरू हो गए। बुआ की बड़ी ननद और उनकी दोनों बेटियां कोमल और निधि भी आ चुकी थी। हम एक दूसरे से लिपट गए। या एक दिन और मस्ती मजाक में बीत गया। कल बारात जाने का दिन था। आज घर में खूब हंगामा मचा हुआ था। अब तो सभी मेहमान भी आ चुके थे। घर के रौनक में 4 चांद लगे हुए थे। बारात में जाने को लेकर बातें चल रही थी तो कोमल और निधि ने मुझसे पूछा, तो क्या पहनेगी अनु? अब मेरे मन की दुविधा कौन जान सकता था। मैंने किसी तरह बहाना बनाया, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही बारात में। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब बारात में जाए और तू घर में पड़ी रहे, और तू तो भली चंगी लग रही है, तबीयत कहाँ से खराब लग रही है तेरी? नहीं यार, इतना सफ़र करके आई हूँ ना तो बस थकान से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैडम जी, सफ़र केवल आप ही नहीं करके आई, हम भी आए हैं। हम तो तभी बारात में जाएंगे, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। मैं उनसे बहाने बना रही थी और वो दोनों अपना ही राग अलापने में लगी रही और फिर दोनों उठकर पापा मम्मी के पास चली गई। अंकल आंटी, आप ही समझाइए ना अनु को, बारात में जाने से मना कर रही है, और फिर शादी का मज़ा ही क्या रह जाएगा जब अनु बारात में ही नहीं जाएगी तो। उनके कहते ही पापा मम्मी ने मेरी तरफ घूरते हुए अंदाज में देखा। उन दोनों ने पापा मम्मी को इतना कन्विंस किया कि पापा मम्मी को बोलना ही पड़ा कि जाओ अनु, अपनी तैयारी करो। पापा मम्मी की हरी झंडी मिलते ही मैं उनके सामने से चुपचाप उठकर हॉल से अंदर आ गई और कमरे में आकर खूब डांस किया। कमरे से बाहर खड़ी कोमल और निधि मुझे डांस करते हुए देखकर अंदर आते हुए बोली, तो मैडम जी, आपकी तबीयत तो खराब थी ना? हाँ, लेकिन अब ठीक है। अनु की बच्ची उन दोनों ने मुझे बेड पर गिरा दिया। मैंने उनको भी नीचे खींच लिया और हम तीनों लेटकर खूब हंसने लगे। तभी निक्की भी अंदर आ गई। हमें ऐसे हंसते देख उसका मुंह बन गया। हम भी खामोश हो गए। वो जैसे ही बाहर जाने लगी तो मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कुछ लोगों का तो जब देखो मुंह ही बना रहता है, हंसी तो आती ही नहीं है। वो छल्ला कर बोली, हाँ, क्योंकि हंसने का ठेका मैंने तुझे दिया हुआ है ना। कोमल और निधि भी हंसने लगी। मैंने उनसे कहा, तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड, डिसाइड कर लो। कोमल बेड से उतरकर उसके पास खड़ी होकर बोली, भाई मैं तो निक्की की साइड हूँ। निधि भी उसके पास जाकर उसके कंधे पकड़कर बोल पड़ी, भाई मैं भी निक्की की ही साइड हूँ। इस पर निक्की ठहाके मारकर हंसने लगी। उन दोनों ने मेरी झंड करा दी। मैं छल्ला उठी, लेकिन निक्की को इतने टाइम बाद हंसता हुआ देख मेरे दिल को अलग ही सुकून मिला। आखिर मेरी छोटी बहन है, उसकी खुशी मेरी खुशी। थोड़ी देर बाद खाना और उसके बाद डांस प्रोग्राम था। सबने खाना खाया और डांस में शामिल हो गए। आज तो मैं डबल खुश थी। एक तो बारात की हरी झंडी मिलने की खुशी, दूसरा निक्की की खुशी देखकर। तो मैंने तो जमकर नाचने वाली थी। पहले 1-2 लोगों ने डांस किया, फिर मेरा नंबर आया। मेरे पसंदीदा गाना चलाया गया जिस पर मुझे बहुत अच्छा डांस भी आता था और लगभग सभी शादियों की शान हुआ करता था ये गाना। और शान हो भी क्यों ना, लता जी की मदहोश कर देने वाली सुरीली आवाज़ और श्रीदेवी जी का पागल दीवाना कर देने वाला कमाल का नृत्य देखते सुनते ही किसी का भी दिल मचल उठे।
हाय मेरे घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है, हाय मेरी आंख शतरंज की गोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आंख शतरंज की गोटी है। मेरे बाबुल फिर कहना अभी तू छोटी है। मैं डांस कर रही थी और वाह वाह बटोर रही थी। तभी मेरी नज़र एक साइड में बैठे एक जनाब पर पड़ी, जो बड़ी बड़ी आंखें करके बड़े ही प्यार भरी नज़रों से मुझे निहार रहे थे। उसकी नज़रों में कुछ अलग ही था। बस फिर क्या था, मेरे डांस करने का जो लेवल था वो बहुत डाउन हो गया और मैं जाकर बैठ गई। सबने बहुत आग्रह किया लेकिन उसकी नज़रों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था, तो बस एक तरफ बैठ गई। मैंने उधर देखना तो नहीं चाहा, लेकिन नजरें फिर से उसी पर चली गई। अरे बाप रे, वो तो अभी मुझे ही देख रहा था। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? मेरा डांस भी खराब कर दिया, उल्लू कहीं का। मेरा मन नहीं लगा फिर वहां पर, तो मैं उठकर कमरे में चली आई। कोमल और निधि मेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे बाहर ले जाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन मैं वापस नहीं गई। वो उल्लू जो बैठा हुआ था वहां पर। कोमल और निधि मुंह बनाकर बाहर चली गई और मैं चेंज करने लगी और आराम से लेट गई। डांस प्रोग्राम भी समाप्त हो चुका था, सबके सब सोने की तैयारी कर चुके थे। निकी, मैं, कोमल, निधि सब एक साथ सो रहे थे। मुझे रात में प्यास लगी, मैंने कोमल को जगाया। हम दोनों बाहर गए तो विनय भैया और वो उल्लू जाग रहे थे। वो अब भी मुझे वैसे ही देख रहा था। हमने जल्दी पानी पिया। आने लगे तभी भैया की आवाज़ आई, अनु ज़रा हमें भी पानी दे दो। मैं पानी देने गई तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीचे की ओर आ गई। हम अपने ठिकाने आकर सो गए। सुबह सब देर तक सोते रहे, क्योंकि बारात शाम 7-8 बजे निकलने वाली थी, लेकिन सही समय पर पहुंचनी थी और यमुनोत्री दूर भी था। तो दादा दादी और बड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जल्दी करो। बस नाश्ता पानी करके सब आराम आराम से अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। लेकिन जब दादा दादी बोलते तो हाथ जल्दी जल्दी चलने लगते। आज घर में भयंकर तूफान आया हुआ था। घबराइए मत, प्राकृतिक वाला नहीं, वो जो शादी वाले घर में होता था ना, उन दिनों अफरा तफरी वाला तूफान। कोई कपड़े ढूंढ रहा था, कोई रास्ते के खाने की चिंता कर रहा था। किसी को ये जानकारी चाहिए थी कि कितने घंटे में बस यमुनोत्री पहुंच जाएगी, तो किसी को अपने कोट पैंट बिना सल बिगाड़े ले जाने की चिंता थी, तो लेडीज को मेकअप का सामान भूल न जाए ये चिंता थी। किसी के नहाने के लिए बाथरूम में पहले जाने की होड़ मची हुई थी। कुल मिलाकर फुल हुल्लड़ मचा था यार। बड़ी मुश्किल से नहाने का नंबर आया। हम तैयार हो रहे थे तो मैंने देखा उल्लू अपने कपड़े लिए इधर से उधर फिर रहा था। मुझे उसका हुलिया देखकर हंसी छूट गई। फिर मैंने खुद के तैयार होने पर फोकस किया। आखिर भाई की बारात में जाना था तो बाराती की तरह लगने भी तो चाहिए ना। मैंने ब्लैक पटियाला सूट पहना और अच्छी तरह से अपना मेकओवर किया। मुझे देखते ही कोमल और निधि ने सीटी मारी। वाह वाह, 2-4 का कत्लो आज करके ही मानेंगे मैडम जी। हाँ, 2 तो तुम ही हो और 2 और मर जाएंगे। हाय हमारी अनुजान, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दोनों गाने लगी तो मैंने भी जवाब में कहा, फिर से कहो, कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम दोनों भी कम नहीं लग रही हो, आज तो लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। तीनों खूब हंसे और फिर बारात चलने के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ मेरे रुकने लायक अब काम भी नहीं था, तो मैंने कोमल से कहा, चल अब बस में बैठते हैं, खिड़की वाली सीट रोकेंगे। हाँ हाँ चल चल। तभी बुआ ने कोमल को कुछ काम के लिए आवाज़ लगाई, तो उसने कहा, तुम दोनों चलो, मैं आ रही हूँ। और मैं और निधि बस में चले गए। हम बातें करते हुए चल रहे थे कि पीछे ही बैठेंगे हम चारों, आगे तो बड़े बड़ों को बैठने देंगे। हम बस में चढ़ गए। बस खाली थी, पर पीछे 2-3 लड़के बैठे हुए जोर जोर से कुछ बोल रहे थे, तो हम वहीं रुक गए और आगे ही बैठ गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उसके आगे के ट्यूनों साथ में ठहाके भी हमने सुने और निधि से पूछा, कौन है ये लफंगे। मैंने निधि को रात वाले उल्लू की बात नहीं बताई, वो भी नहीं जानती थी। बोली, पहली बार देख रही हूँ मैं तो, पता नहीं होंगे कोई दूर के रिश्तेदार। फिर थोड़ी देर में हमने दूसरा गाना सुनाई दिया। अब तो मैं एकदम खड़ी हो गई। मैंने निधि से कहा, चल बाद में आएंगे सबके साथ। तभी उनमें से एक ने तीसरा गाना गाया,
हाय काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। निधि और मेरा ध्यान एक साथ मेरे सूट पर गया तो ब्लैक कलर देखकर हम दोनों समझ गए कि टारगेट मैं ही हूँ। फिर निधि भी उठ गई। उसे देखकर दूसरे ने दूसरा गाना गाया। रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट कर वापस यहीं आओगे। मैंने तो वहां से भागने में ही भलाई समझी, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। जल्दी जल्दी घर में आते हुए हम कोमल और निक्की से टकरा गए। कोमल, अरे वापस क्यों आ रहे हो, हम तो आ ही रहे थे। हम दोनों ने उसे पूरी बात बताई तो वो थोड़ी बोल्ड किस्म की है, सुनते ही तैश में आ गई। अच्छा कौन है ऐसा, मैं भी तो देखूं जरा। उधर वो लड़के भी हमें उतरता देख बाहर आ रहे थे। कोमल ने उसे गौर से देखा, फिर बोली, आप तो अंकित भैया हो ना, आगरा वाली मंजू मासी के बेटे। कोमल ने मेरे कान में कहा कि विनय भैया की मासी के बेटे हैं। अब हमारी भी हिम्मत जाग गई थी तो हम भी कोमल के साथ खड़े हो गए। अंकित, हाँ मैं अंकित हूँ, पर आप कैसे जानते हो मुझे। अब वह थोड़ा छेप गया था। कोमल ने खुद का और निधि का परिचय दिया और उसे खूब शर्मिंदा किया, पर जब उसने मेरे बारे में बताया तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, अच्छा तो ये मेरी बहन नहीं लगती ना। निधि कोमल हंस पड़ी। फाइनली बारात रवाना हुई। हमने अपनी अपनी सीट पकड़ ली थी। पीछे से दूसरे नंबर वाली पर हम और अंकित, उसका कजिन, ये लोग हमारे पीछे वाली सीट पर। और फिर रियाज के मुताबिक थोड़ी ही देर में अंताक्षरी शुरू हो गई, मेल वर्सेस फीमेल। पहले तो बड़े लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, पर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। अब हालात कुछ यूं थे कि हम बच्चों को एक अदद गाना गाने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था, और ऐसे ऐसे गाने छेलने पड़ रहे थे जिनका पता ढूंढने में गूगल को भी समय लगेगा। जैसे वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, फिर दूसरा दिल का दिया जला ले गया। हे भगवान, ऐसे गाने सुन सुनकर हम पीछे वालों को उपास आ रही थी। महिलाओं की टीम ये अक्षर पर अटक गई। शायद उनके सारे पुराने गाने खत्म हो गए थे, तो मैंने बड़े जोश में शुरू कर दिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, सजन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। जैसे ही मैंने ये लाइन गाई, अंकित ने मुझसे भी तेज आवाज में गाया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। सब सुनकर गाने लगे। मैं थोड़ा छेप गई थी, पर मैं हंसी भी आ रही थी उसकी हाजिर जवाबी पर सामने से गुस्सा ही दिखाया। अब बाजी फिर से हम बच्चों के हाथ में थी, तो अब गाना बस हमारे ही दौर के चल रहे थे। अब वापस हम जोश में आ चुके थे। इतने की सीट छोड़कर पहले हैंडल पर बैठे, फिर अपनी अपनी सीटों पर घुटनों के बल खड़े हुए। अब हम लोगों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे। मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। अचानक ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाए। मैंने सीट के हैंडल को पकड़ा और तभी अंकित का हाथ भी मेरे हाथ के ऊपर आ गया। ऐसा लगा मानो करंट सा लगा हो। मैंने तुरंत वहां से हाथ हटाया और अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे एकदम से राजा याद आ गया और मन विचलित होने लगा मेरा। फिर से वही सब ध्यान में चलने लगा। शायद थोड़ी देर में आंसू भी निकल आती यदि बस ना रुकी होती तो। चाय वगैरह के लिए बस वहाँ एक होटल पर रुक गई थी तो सब नीचे उतरने लगे। मेरा मन नहीं हो रहा था, पर कोमल नहीं मानी तो मुझे भी उतरना पड़ा। सब लोग बस में बैठे हुए परेशान हो रहे थे तो यहाँ वहाँ घूमकर पैर सीधे कर रहे थे। निधि चिप्स लाने चली गई और कोमल टॉयलेट में अकेली खड़ी थी। तभी अंकित मेरे पास आकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, वो बस से ब्रेक अचानक लगे तो गलती से आपके हाथ। रियली मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई नो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा गलत हो गया, पर रियली मैंने इंटेंशनली हाथ नहीं लगाया था। मैं इट्स ओके। वो नहीं, वो आप शायद मुझसे गुस्सा। मैं अरे नहीं हूँ भाई गुस्सा। वो ये गलत बात है। देखो मैं क्या, कौन सी गलत बात। वो भाई मत बोलो, वो तो मैं सिर्फ कोमल निधि का लगता हूँ। मैं पागल हो क्या। तभी कोमल आती हुई दिखी तो वो हंसता हुआ चला गया। कोमल क्या कह रहा था वो तुझसे, ये मैंने उसे बता दिया। कोमल ओहो, वैसे दिखने में बुरा नहीं है, सीए कर रहा है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। मैं अरे छोड़ ना, छिछोरा लग रहा है मुझे तो। कोमल हाँ तो 2-3 दिन है ना अपने पास, परख लेंगे। मैं
अरे फालतू बात मत कर, शादी एंजॉय करने आए हैं ना, वही कर। मैंने अभी तक कोमल निधि को मेरठ वाली घटना नहीं बताई थी। कैसे कहती उससे कि जब अंकित के हाथ का स्पर्श हुआ तो मुझे राजा का वो घिनौना रूप याद आ गया। कैसे कहती कि शादी के ख्याल से ही मुझे वो भयानक दिन याद आ जाता है। नहीं बता सकती थी मैं इस काले धब्बे को। बस में बैठते ही मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करते हुए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे टॉयलेट जाना था, पर सब लोग सो रहे थे। बस में हल्के से डिम लाइट चल रही थी। बस मैंने थोड़ा खड़े होने की कोशिश की, पर निधि मुझसे पूरी तरह जकड़ी हुई सो रही थी कि मैं हिल भी नहीं पाई। मैंने उसे उठाया पर वो गाल थपथपा कर बोली, सो जा यार, इतनी सुबह क्यों उठ जाती है तू, और वापस गहरी नींद में सो गई। कोमल और निक्की थोड़ी दूर वाली सीट पर थी और आगे और पीछे वाली सीट पर सिर्फ लड़के थे। मैंने फिर से उठकर देखना चाहा तो पीछे वाली सीट पर अंकित और उसका कजिन दोनों जगे हुए थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे उठता हुआ देखकर वो पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने शर्म के मारे गर्दन हिलाकर मना कर दिया, पर वो शायद समझ गया होगा तो उठकर आगे ड्राइवर के पास गया और शायद किसी होटल वगैरह पर रोकने को कहा होगा। मैंने मन में ही सोचा, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, पर ये नहीं पता कि अकेली थोड़ी ना उतरूंगी नीचे। पर उसने सीधे जाकर उसकी मम्मी को उठाया और कुछ कहा उनसे। फिर आकर मुझसे बोला, मम्मी जगी हुई हैं, आप आगे चले जाओ। उफ, इतना छिछोरा भी नहीं है शायद। मैं फ्री होकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तभी धीरे धीरे गाने की आवाज़ आने लगी, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। हे भगवान, पहले वाली राय की ज़्यादा सही थी, पूरा छिछोरा ही है ये। सुबह 8 बजे करीबन हम यमुनोत्री पहुंच गए। धर्मशाला काफ़ी अच्छी थी। वो और हम ऊपर तीसरी मंजिल पर कमरे में थे। वहाँ पीछे की तरफ बहुत बड़ा पार्क था। खिड़की से मैं बहुत सुंदर दिख रहा था। हम सोच ही रहे थे कि कैमरा निकाल लें, कोडेक वाला। तभी फूफा जी कमरे में आए। उन्होंने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, दिन में घूम लेते हैं। बुआ, कौन कौन चल रहा है? अरे अपनी बस ले चल रहे हैं, जिसकी इच्छा होगी चलेगा, जो थका हुआ है वो रेस्ट कर लेगा। हम चारों तो खुशी से चिल्ला उठे। मैंने अपना सूट चेंज किया, फिर हम तीनों ढंग से तैयार होकर बस में बैठ गए। वहाँ वो महाराज पहले से विराजमान थे और देखते ही गाना शुरू किया, आइए आपका इंतज़ार था। अब तो उसे कोमल निधि की भी शर्म नहीं थी, खुलकर फ्लर्ट कर रहा था। हम सब ने खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। सच में बहुत ही खूबसूरत है यमुनोत्री, एक बार तो सबको जाना ही चाहिए। हम सब ने तो बहुत इंजॉय किया। शाम को वापस धर्मशाला पहुँचे, थोड़ा थके थे पर बारात में डांस भी करना बाकी था। हम सब दिन भर घूमे और फोटोज़ भी खींचे। अंकित ने कई बार करीब आने की कोशिश की, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। कोमल हम दोनों को मिलाने की कोशिश में लगी थी। ये बात मैं समझ गई थी, पर मैं शायद सहज नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसके प्रयासों को नज़रअंदाज कर रही थी। जब हम घूमकर धर्मशाला आए तो सब थके थे, तो आराम करने अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। बारात 8 बजे रवाना होनी थी। उस समय 3 बजे थे, तो 6 बजे तक रेस्ट का टाइम था हमारे पास। उस कमरे में बुआ, कोमल, निधि, निक्की और मैं। बुआ की एक दूर के रिश्ते की भाभी और उनकी बेटी जो 3-4 साल की थी। कुल 6-7 जने थे। हम सभी नीचे बिछे हुए बिस्तर पर लेट गए थे। थकान के कारण लेटते ही आंख लग गई। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ से नींद टूट गई। देखा तो उन आंटी की बेटी रो रो कर उसके पापा के पास जाने की जिद कर रही थी, जो कि 2nd फ्लोर पर जेंट्स के लिए जो रूम्स थे उनमें थे। उन आंटी ने कोमल से कहा कि इसको इसके पापा के पास छोड़ आओ। कोमल ने मेरी तरफ देखा तो मुझे भी उठकर उसके साथ जाना पड़ा। हम सीढ़ियों से उतरकर जब कॉरिडोर में पहुंचे तो हर कमरे में उसके पापा को ढूंढते हुए चल रहे थे। उनमें से एक कमरे में अंकित और उसके कजिन भी थे। उन्होंने जैसे ही हमें रूम से बाहर देखा तो उठकर वो बाहर आ गए। अंकित, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कोमल, इसके पापा को। रो रही थी ये ऊपर। अंकित, अच्छा, मामा तो लास्ट से पहले वाले रूम में हैं। हम उधर ही जाने लगे। तब तक वो तीनों रूम से बाहर निकलकर रेलिंग के सहारे खड़े हो गए और नीचे गार्डन में देखने लगे। हम जब उस बच्चे को छोड़कर वापस आए तो वो तीनों उधर ही खड़े मिले हमें। अंकित रेलिंग पर पेट टिकाए खड़ा हुआ था। हम जब वापस आए तो अंकित, अरे यार कपिल, अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवान से कुछ और मांग लेता तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। कोमल,
भैया क्यों जूते खाने के काम कर रहे हो यार? मतलब मैं बहन हूँ, कम से कम मेरी तो शर्म कर लो यार। अंकित, अरे तो तेरे लिए थोड़े ही बोला है पागल। और तू क्या, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, बस एक को छोड़कर। कोमल, सही कहती है तू अनु, ये सच में छिछोरे ही हैं। अंकित मुझसे, अच्छा जी तो मैं छिछोरा हूँ? वैसे आप ऐसा कैसे कह सकती हो? कोमल, चल अनु, इनकी बातों में लग गए ना तो सो भी नहीं पाएंगे और बारात का टाइम हो जाएगा। अंकित, जल्दी जाइएगा जी। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। मैंने उसे गुस्से में मुड़कर देखा और उसने लोफरों की तरह दिल पर हाथ रखने का एक्शन किया। उसकी इस हरकत पर मुझे हंसी आ गई। तब तक हम सीढ़ियों में पहुंच गए थे। कोमल, कुछ भी बोल, पर मजा तो तुझे भी आ रहा है ना? मैं, शट अप यार। असल में कोमल के इस तरह बोलते ही मुझे मेरठ की मेरी सखियां याद आ गई, जो मुझे उस समय सलाह दे रही थी। वो सब याद आते ही मेरा सर दर्द होने लगा। हम आकर लेट गए। फिर बुआ ने 6 बजे जगाया और तैयार होने को कहा। मैंने फिर से सूट निकाल लिया तो कोमल गुस्से से मुझे घूरने लगी। कोमल, तुझे दादी ने लहंगा पहनने को कहा था ना, चल निकाल उसे। मैं, नहीं यार, मन नहीं है मेरा। निधि, अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी नहीं पहनना है। मम्मी, मेरा भी सूट निकाल दो, पहनेंगे तो तीनों, वरना कोई नहीं। निक्की, जब दादी ने लहंगा पहनने को कहा था और ये सब भी बोल रहे हैं तो मानती क्यों नहीं है बात? मैं, अरे यार तुम दोनों ना पीछे पड़ जाती हो, और ये मेरी बहना भी मुझे लहंगा पहनाकर मानेगी। पहन रही हूँ मेरी दादियों, ठीक है। निधि, यार तो बिना धमकी के मानती क्यों नहीं है? अब भी मानी ही है ना? हम चारों तैयार होकर नीचे उतर आए। असल में शादी उसी धर्मशाला के नीचे बने गार्डन में थी, तो बारात पीछे के गेट से रवाना होकर एक चक्कर काटकर सामने के गेट से आनी थी। हम चारों वहीं रखी कुर्सियों पर बैठने की जगह देख रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे यार कपिल, मैंने तो यूं ही गाना गाया था कयामत के आने का, यहाँ तो सचमुच कयामत आ गई यार। फिर मैंने ब्लू रंग के लहंगे पर कमेंट, यार ये ब्लू कलर तो आज से मेरा फेवरेट हो गया है सच्ची में, ऐसा लग रहा है जैसे बस नीला आकाश हो चारों तरफ। निधि, यार भैया हमारी भी तारीफ कर दो, हम भी तैयार हुए हैं। कपिल, निक्की की तरफ गुनगुनाते हुए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया? अंकित, बेटा बहुत मार खाने का मन है तेरा, बहन है वो, दीदी बोलना उसे, समझे? निधि, मार तो पहले आपको पड़नी चाहिए। कपिल, लेकिन मैंने तो दीदी के लिए गाया ही नहीं। तभी बैंड बाजे शुरू हो गए, हम भी बाहर सबके साथ आ गए। फिर तो भांगड़ा, नागिन डांस और पंखीड़ा भी, सारे गाने एक एक कर आते गए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था डांस का, मैं बार बार मना करती रही। कोमल निधि मुझे बार बार खींच कर ले जाती, पर मैं फिर से आकर भीड़ में खड़ी हो जाती। कोमल को गुस्सा आ गया। कोमल, इतना क्या इतरा रही है, जरा सा कर लेना। उस रात को मेरा डांस खराब कर दिया था इसने। मैंने मन में सोचा, मैं, नहीं ना, बोला ना मन नहीं है मेरा, पीछे मत पड़। अभी अंकित वहाँ आया और शोर की वजह से मेरे कान के पास आकर बोला, डांस मत करो। पर फोटोग्राफर जैसे ही उधर देखे ना, तो दोनों हाथ ऊपर करके डांस का पोज बना लेना, ताकि फोटो तो आएगी, वरना एल्बम में क्या देखोगी। उसके बाद सुनकर मुझे बरबस की हंसी आ गई। फिर तो मैंने सबके साथ मिलकर यह सैंडल तोड़ डांस किया कि बस पानी बताशे टिकिया खाने के बाद और स्टेज पर फोटो खिंचवाने के बाद ये कहा, यार मुझे लहंगा चेंज करना है। परेशान हो गई मैं इससे, मैं तो उससे भी ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ। हम दोनों बुआ को ढूंढ रहे थे, उसने रूम की चाबी ली और ऊपर आने लगे। हम आधी सीढ़ियों तक जैसे ही पहुँचे, लाइट चली गई और एकदम अंधेरा हो गया। हम दोनों ही नंबर 1 के डरपोक निकले और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। कोमल, यार अब क्या होगा? मैं, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गई। फिर जनरेटर की आवाज़ आई, लेकिन उससे लाइट सिर्फ स्टेज या खाने वाली जगह के आसपास की ही जली होगी शायद, क्योंकि सीढ़ियों तक बहुत ही कम रोशनी पहुंच रही थी। हम दोनों डर के मारे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर फिर बैठे रही, उठने की कोशिश करी कि सीढ़ियों से बाहर निकलकर रेलिंग तक पहुंच जाएं, तो वहाँ पर उजाला मिल जाएगा, फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। ये सोचकर धीरे धीरे 1-2 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए होंगे कि हमें पीछे से धीमी आवाज़ सुनाई दी, निधि। यकीन मानिए आवाज़ हमें इतनी डरावनी लगी
कि हम दोनों पूरी तरह जान लगाकर चीख पड़े, एक दूसरे को पकड़कर आंखें कसकर बंद कर ली। फिर किसी के हंसने की आवाज़ से आंखें खोली तो हाथ में टॉर्च लिए कोमल और अंकित को खड़ी देखा। इतना गुस्सा आया कि कोमल को तो पकड़कर उसके पीठ पर हमने 2-3 जमा दिए, पर उन दोनों के तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में ही हम कमरे तक आए। अंकित बाहर गैलरी में ही खड़ा हो गया। हम तीनों अंदर चेंज करने आ गए। मैं तो इसको साथ में क्यों लाई? कोमल, एक्चुअली मैं नहीं, वो मुझे लाया है। उसका ध्यान तुझ पर ही लगा हुआ था। जब लाइट गई तो उसे तुम दोनों की चिंता हो गई, इसीलिए उसने मुझे ढूंढ कर बताया। फिर यहाँ चौकीदार से टॉर्च मांग कर लाया और हम इधर आए। एक बात कहूँ? मैं, बकवास ना करियो बस। कोमल, यार एक बार चांस देकर देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो डिसेंट ही लग रहा है। अब तो खुद ही सोच, वो अकेला अगर तुम दोनों के पीछे आ जाता तो क्या कर लेती? पर नहीं, वो मुझे साथ में लेकर आया। निधि, अरे मुझे भी कोई बता दो यहाँ क्या चल रहा है। मैं, कुछ नहीं, उस अंकित ने पता नहीं इसे क्या सिखा दिया है, इसीलिए ये सब बकवास कर रही है। कोमल, तेरी कसम मनु, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। अच्छा एक बार बात तो कर ले, वो बाहर ही है और यहाँ कोई भी नहीं है। निधि, क्यों पीछे पड़ रही है उसके? उसे नहीं पसंद ये सब, तो छोड़ ना। फिर निधि ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर आते हुए कोमल से बोली, सुन, जो लास्ट में बाहर आएगा ना वही ताला लगाएगा। बाहर आते ही अंकित हमारे पास आया। अंकित, चले? निधि, आप हमारे साथ आए थे क्या? नहीं ना, तो जिसके साथ आए थे उसी के साथ जाना। चल अनु। मैं निधि को देखती ही रह गई। इतना रूडली क्यों बात कर रही है? नीचे आकर, अरे वो तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो बस मैं तेरे साथ हूँ, तो देख ही मत उसको। मैं चुप रह गई। हम दोनों अपने खाने के प्लेट लेकर एक कोने में 2 कुर्सियाँ लेकर बैठ गए। कुछ ही देर में निधि का छोटा भाई अजय भी उसकी प्लेट ले आया। फिर हमें ढूंढते हुए कोमल और अंकित और उसके कजिन भी आ गए। इस तरह हमारा 8-9 जनों का ग्रुप बन गया। हम सब खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हालांकि अंकित के आने के बाद मैं चुप हो गई थी, पर फिर भी हंसने वाली बात पर हंसी भी आ रही थी। एक बात पर मैं बहुत देर तक खिलखिलाती रही। अंकित मुझे देखने लगा और एकटक देखता ही रहा। कपिल ने उसे कोहनी मारी, तब उसे होश आया। हम सब हंसने लगे और वो शर्मा गया, पता नहीं क्यों। पर जब निधि ने उससे रूडली बात की तो मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। शायद उसने 2-3 बार मेरी हेल्प की, इसलिए। खैर वहाँ खड़े रहकर ये सब धीरे धीरे खिसक लिए। फिर अंकित और मैं वहाँ बैठे रह गए और इत्तेफाक से लाइट फिर चली गई। एकदम अंधेरा होते ही उसने तुरंत कहा, सुनो, डरना मत, अभी जनरेटर चल जाएगा। और मैं मानो उसकी आज्ञा मानती हुई सहम कर बैठी रही। कुछ देर में जनरेटर चला, पर हम जिस कोने में थे उधर ज़्यादा लाइट नहीं थी। सिर्फ स्टेज और खाने की तरफ की लाइट ही कनेक्टेड थी शायद जनरेटर से। अंकित, क्या आप हमेशा ऐसे ही डरती हो लाइट जाने पर? मैं, नहीं तो, किसने कहा आपसे मैं डरती हूँ? अंकित, अच्छा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा शायद। अच्छा आपकी मम्मी भी आई हैं यहाँ? मैं, मम्मी आती तो मैं यहाँ बैठी होती क्या? अंकित, ओहो खतरनाक है मम्मी जी। मैं, मतलब? अंकित, नहीं मतलब, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? दादा दादी, मम्मी पापा, छोटी बहन निक्की, वो भी आई हुई है बारात में। अंकित, अच्छा तो वो तुम्हारी बहन है? मैं, मतलब? अंकित, हाँ मैंने उसे तुम्हारे बैग से घुसते हुए देखा था। मैं, क्या आप मेरे बैग की जासूसी भी कर रहे हो? नहीं, मैंने उस बैग को तुम्हारे पास देखा था, तो जब मैं मामी को कमरे में ढूंढ रहा था तब देखा था। वैसे मेरी भी एक छोटी बहन है रश्मि, वो आगरा में है। उसके एग्ज़ाम से इसीलिए मैं चाचा के लड़के और अपने सबसे अच्छे दोस्त कपिल को लाया हूँ। मेरा मन था वो भी शादी और इन हंसी वादियों का मज़ा ले, लेकिन एग्ज़ाम्स की वजह से सब प्लान चौपट हो गया। मैं तो आपका रियली भाई समझ रही थी। ये भी आगरा में ही रहता है? अंकित, हाँ, और आप तो शायद मेरठ में रहते हो ना? उसके इस सवाल पर मैं सोच में पड़ गई। क्या वाकई मैं मेरठ में रहती हूँ? पर मैं तो मथुरा से आई हूँ। अंकित, अरे क्या हुआ? लगता है मेरठ की याद आ गई। मेरठ शहर है ही इतना प्यारा, मैं भी गया हूँ वहाँ 1-2 बार। मैं, कोमल निधि बहुत देर से आई नहीं है, मैं देख कर आती हूँ।
1 मिनट, आप जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, बस 2 मिनट। मेरी बात सुन लीजिए, मैं दिल्ली से सीए कर रहा हूँ, पढ़ने में ठीक हूँ, इस साल शायद कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरे साथ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, पर इससे आगे मैंने कभी नहीं सोचा। पर यकीन मानिए, आपको देखने के बाद मन दोस्ती से कहीं आगे की सोचने को चाह रहा है। पता नहीं आपकी मेरे बारे में क्या सोच है, शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी छवि एक डिसेंट लड़की की नहीं है। मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा, आपको पूरा हक है मुझे रिजेक्ट करने का। पर अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सके तो शायद आपको पूरी ज़िंदगी अपने फैसले पर गर्व होगा। मैं ये नहीं कहता कि चांद तारे तोड़कर आपकी झोली भर दूंगा, पर यकीन मानिए ज़िंदगी भर आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। मैं बस उसे देखे जा रही थी, कितनी आसानी से सब बोले जा रहा था। आप इतने सीरियस हैं या फिर से मजाक कर रहे हैं अंकित जी? बात मत टालिए, मेरे मन में जो था मैंने कह दिया, बाकी सब आपके हाथ में है। आप सोच कर जवाब दीजिएगा। आप चाहे तो कोमल निधि को ढूंढने जा सकती हैं। मैं उठकर वहां से चली आई, पर अब बार बार उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा था उसके मुंह से ये सब सुनना और उसकी बातों पर यकीन करने को जी चाह रहा था। पर मुझे जैसे ही मेरे अतीत का ध्यान आया, मुझे अजीब सा डर लगने लगा। फेरे शुरू होने वाले थे, अधिकतर लोग सोने जा चुके थे, सिर्फ 8-10 जने ही वहाँ बैठे थे। अंकित भी शायद उसके कमरे में ही था। मेरे दिमाग में उसके कई अल्फाज गूंज रहे थे, मेरी नजरें उसी को तलाश रही थी। दिल उसके आसपास ही होने की उम्मीद कर रहा था, पर वो तो मेरे मन में प्यार की लौ जलाकर सोने जा चुका था। कोमल की नज़र सिर्फ मुझ पर थी, शायद वो समझ रही थी कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ। अब मैं अजीब दुविधा में थी, पर मन फिर से किसी पर भरोसा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी थी। जो कि उस दुर्घटना की याद आई, मेरा मन कड़वाहट से भर गया और मैंने सोच लिया कि इन सब चक्करों में मुझे फिर से नहीं पड़ना। वैसे ही मम्मी पापा का विश्वास एक बार तोड़ चुकी हूँ मैं, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। क्या अनु का फैसला सही है? अनु को आगे क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।